जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा ये जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट था, इसको हमने कैलकुलेट किया था। और जो भी लग्न की डिग्री आती है, लग्न की डिग्री इज नथिंग बट दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। और हमें क्योंकि सारे हाउसेस का कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट या उसका एक्सटेंड कहेंगे, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, तो एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेट किया है लग्न, और वो है मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। हम क्या करते हैं कि जो हमारी टेबल ऑफ असेंडेंट है, जिसकी सहायता से हम लोग लग्न कैलकुलेट करते हैं, उसी टेबल ऑफ असेंडेंट में दशम भाव की भी टेबल होती है, दशम भाव की, और उस टेबल की मदद से हम जो 10th हाउस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस, उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस। उसी जो टेबल ऑफ असेंडेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें दशम भाव की भी एक टेबल है। तो अगर हम जैसे लग्न कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही अगर हम 10th हाउस को भी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इसको मिड पॉइंट हम 10th हाउस बोलते हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं, एक ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस, और एक पॉइंट ये विच इज मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस। इस पॉइंट को जैसा आप जानते हैं, जो असेंडेंट होता है उसको हम उदय लग्न कहते हैं, राइजिंग असेंडेंट कहते हैं, या ईस्टर्न होराइजन भी कभी कभी हम उसको बोलते हैं। और इसके जो अपोजिट पॉइंट होता है उसको हम वेस्टर्न होराइजन कहते हैं, या सेटिंग लगना कहते हैं, या अस्त लग्न कहते हैं। और ये जो 10th हाउस का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ की उस प्लेस का जो मेरिडियन है वो एक्लिप्टिक को कट करता है अबव द अर्थ, और ये पॉइंट है जहाँ की उस प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है, उस प्लेस को कट करता है एक्लिप्टिक को बिलो द अर्थ। तो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है। इसको हम मध्य लग्न भी बोलते हैं, या जैनिथ बोलते हैं, या मेरिडियन बोलते हैं। मध्य लग्न बोलते हैं, या मेरिडियन बोलते हैं, या जैनिथ बोलते हैं। और इसको जो लोएस्ट पॉइंट है इसको पटल लग्न कहते हैं, पटल लग्न या लोअर मेरिडियन, या कभी कभी हम नादिर बोलते हैं। नादिर मीन्स द लोएस्ट पॉइंट एंड जैनिथ मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट। तो अब जो प्रश्न है कि हमको दो पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इन दो पॉइंट की मदद से हम हर हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा 10th हाउस का मिड पॉइंट है और ये हमारा फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें अगर हम 180 डिग्री ऐड कर दें तो वी कैन गेट दिस पॉइंट आल्सो। अगर हम इस पॉइंट में 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ द 4th हाउस होता है, मिड पॉइंट ऑफ द 4th हाउस। तो तीन पॉइंट हमें पता लग जाते हैं, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट, या मिड पॉइंट ऑफ 4th हाउस, मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस एंड मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तीन चीजें हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे कि जब ये पॉइंट मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो इस आर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस आर्क कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये पता लग गया कितना आर्क है। ऐसे ही जब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये वाला आर्क आ गया, ये जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के आसपास होगा, ये भी 90 डिग्री के आसपास होगा। बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। जब हमने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट किया और ये वाला पॉइंट कैलकुलेट किया, तो ये वाला आर्क भी आ गया फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस टू मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस, और ये वाला आर्क भी आ गया मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस टू मिड पॉइंट ऑफ 4th हाउस। अब हम क्या करते हैं कि इस आर्क को 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी जितना भी 90 डिग्री आया या 85 डिग्री आया, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास सारे पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस से मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस तक आ जाते हैं। मतलब जो अगर हम 1/6 ऐड करते चलेंगे तो ये तो मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस है, तो ये एंड ऑफ 10th हाउस हो जाएगा। उसमें फिर 1/6 ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ 11th हाउस हो जाएगा। उसमें 1/6 ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ एंड ऑफ 11th हाउस हो जाएगा। उसमें 1/6 ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ 12th हाउस हो गया, और उसमें 1/6 ऐड करेंगे तो एंड ऑफ 12th हाउस हो गया।
और ये मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस है ये यहाँ पर जो है। ऐसे ही इस आर्क को, जितने डिग्री का भी आर्क है, इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ से जब हम इनको 1/6 ऐड करते हैं तो ये मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस है, एंड ऑफ फर्स्ट हाउस आ गया, मिड पॉइंट ऑफ सेकंड हाउस आ गया, एंड ऑफ सेकंड हाउस आ गया, मिड पॉइंट ऑफ थर्ड हाउस आ गया, एंड ऑफ थर्ड हाउस आ गया, फिर मिड पॉइंट ऑफ फोर्थ हाउस आ गया। तो हमें सारे पॉइंट पता लग गए मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस से लेकर मिड पॉइंट ऑफ 4th हाउस तक। तो ये सारे पॉइंट हमको पता लग गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स निकाले थे हमने यहाँ पर, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, जो मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस से लेके मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस तक थे, इनमें हम 180 डिग्री ऐड करते चले जाते हैं। जैसे इसमें हमने 180 डिग्री ऐड किया तो ये वाला पॉइंट मिल गया, यहाँ वाला। इसमें 180 डिग्री किया तो यहाँ वाला पॉइंट मिल गया। इसमें 180 डिग्री ऐड किया तो यहाँ वाला पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से जब इसमें हम 180 डिग्री ऐड करेंगे तो वी गेट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ 4th हाउस टू मिड पॉइंट ऑफ 7th हाउस। तो इस तरह से पॉइंट पता लग जाते हैं। और जब हम इन पॉइंट्स में ये जो निकाले थे हमने मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस से मिड पॉइंट ऑफ 4th हाउस तक, जब इसमें हम 180 डिग्री ऐड करते हैं तो हमें ये वाले पॉइंट मिल जाते हैं। ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब मिड पॉइंट ऑफ 7th हाउस से लेकर मिड पॉइंट ऑफ 10th हाउस तक सारे पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें हर हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया, हर हाउस का मिड पॉइंट पता लग गया और हर हाउस का एंड पॉइंट पता लग गया। और ये आप देखेंगे जैसे राशि 30 डिग्री की होती है तो 30 डिग्री का नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। और जो मिड पॉइंट होता है हाउस का मिड पॉइंट होता है, उसको हम कस्प भी कहते हैं। कस्प, जो हाउस का मिड पॉइंट है उसको हम कस्प कहते हैं। कस्प का मतलब होता है कि अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें कस्प का, तो इंग्लिश मीनिंग तो यह है कि द पॉइंट जॉइनिंग द टू कर्व। ये मिड पॉइंट नहीं होता। कहते हैं कि जब दो एंड पॉइंट, समझ लीजिए कि दो कर्व को जो ज्वाइन करता है, उस पॉइंट को इंग्लिश भाषा में कस्प कहते हैं। तो कस्प हमारा, हाँ जी, भाव संधि, भाव संधि नहीं, ये कस्प मिड, भाव मध्य है, भाव मध्य, भाव मध्य जो हम बोलते हैं कि या मिड। और जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उसको हम भाव संधि कहते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का एंड हुआ और सेकंड हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो भाव संधि हो जाएगा। और जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं भाव मध्य एक्चुअली जी। तो हमने कस्प क्यों कहते हैं इसको? कस्प इसलिए कहते हैं कि हमारे जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम में जो हम लग्न निकालते हैं, जो असेंडेंट कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस होता है, मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो असेंडेंट कैलकुलेट किया जाता है वो मिड पॉइंट ना होके, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो इसलिए अंग्रेजी के हिसाब से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए हम उसको कस्प कहते हैं। बट पॉइंट दोनों में एक ही है। पॉइंट जो है ज़ोडिएक का पॉइंट सेम है दोनों में, वो उनका स्टार्टिंग है, हमारा मिड पॉइंट है, बट पॉइंट इज सेम एक्चुअली। तो इसलिए हम भी जो है भाव मध्य को कस्प कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जब हर हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट निकाला, तो जो प्लैनेट साइन के शुरू में होते हैं या साइन के एंड में होते हैं, या बहुत कम डिग्री के होते हैं या बहुत ज्यादा डिग्री के होते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाए, एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाए। और ये कई बार होता है कि जो प्लैनेट की डिग्री बहुत कम होती है या जिन प्लैनेट की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हाउसेस भाव चलित में शिफ्ट कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए कि लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट 12th हाउस में प्लेस्ड है और आप तो उसके रिजल्ट 12th हाउस के हिसाब से बता रहे हैं, 12th हाउस के, लेकिन जब हमने भाव चलित बनाया तो पता लगा कि प्लैनेट लग्न में शिफ्ट हो गया, तो नेचुरली पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब वो 12th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, वो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा। या मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड है, आप उसको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन जब हमने भाव चलित बनाया तो प्लैनेट 12th हाउस में शिफ्ट हो गया, तो पूरे रिजल्ट आपके चेंज हो गए।
ऐसे ही मान लीजिए कोई प्लैनेट 9th हाउस में है, तो आप तो कहे जा रहे हैं कि 9th हाउस में है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन जब हमने भाव चलित बनाया तो वो प्लैनेट 8th हाउस में चला गया, तो उसके पूरे के पूरे रिजल्ट ही चेंज हो गए। या कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस था, जब हमने भाव चलित बनाया तो 9th हाउस में चला गया। तो ये तो हमारा एग्जैक्ट तरीका है जो हमने अभी डिस्कस किया भाव चलित बनाने का। बट कुछ लोग शॉर्टकट भी यूज करते हैं। शॉर्टकट इस तरह से, जैसा मैंने कहा कि जो असेंडेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट मिड पॉइंट का फर्स्ट हाउस होता है, मिड पॉइंट का फर्स्ट हाउस होता है। तो हम 15 डिग्री इधर या उधर, अगर हम 15 डिग्री उसके लेफ्ट साइड में लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट हाउस का, और 15 डिग्री अगर दूसरी साइड में लेंगे तो एंड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट हाउस का। तो कुछ लोग जस्ट टू एज ए शॉर्टकट उस मेथड का भी यूज करते हैं कि जो हमारा असेंडेंट होता है जो कि मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस है, उससे 15 डिग्री इधर उधर लेकर हम भाव चलित बनाने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड जो मैंने कहा कि यही है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है कि प्लैनेट तो शिफ्ट हो गए, और प्लैनेट जब शिफ्ट हुए तो उनके रिजल्ट्स भी चेंज हो गए। अब दो चीजें हैं कि पहला तो होता है कि प्लैनेट किस राशि में है, प्लैनेट किस राशि में है वो हम लग्न चार्ट से देखते हैं, और लग्न चार्ट को हम कभी कभी राशि चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि लग्न चार्ट सिर्फ आपको यही बताता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में प्लेस्ड है। बट अगर आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है, तो हमें भाव चलित का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि भाव चलित ही सही सही बताता है कि हाउस जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो इसलिए भाव चलित की इम्पोर्टेंस बहुत है, जितनी की राशि चार्ट की है उतनी ही भाव चलित की होती है। इसलिए आप देखते भी हैं कि जो भाव चलित चार्ट होता है वो हमेशा राशि चार्ट के साथ बनाया जाता है, तो जिससे आप साथ के साथ देख लें कि कोई प्लैनेट अपनी पोजीशन तो शिफ्ट नहीं कर रहा, और अगर कोई प्लैनेट अगर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है तो आपको रिजल्ट उसके हिसाब से ही बताने पड़ेंगे। और जहाँ तक जैसे मैंने कहा दो चीजें हैं, एक तो प्लैनेट किस राशि में है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, सन एक्सॉल्टेड है, 1 नंबर राशि में है, तो आपको पता लग गया कि सन एक्सॉल्टेड है, सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जब हाउस की बात आई, अगर मैं कहूँ कि यही एक्सॉल्टेड सन त्रिक हाउस में प्लेस्ड है, यही अगर एक्सॉल्टेड सन त्रिक हाउस में प्लेस्ड है, तब क्या पोजीशन होगी? त्रिक हाउस में होने की वजह से वीक हो जाएगा प्लैनेट। और कहते हैं कि कोई इवन एक्सॉल्टेड प्लैनेट भी जब त्रिक हाउस में बैठ जाता है तो उसके रिजल्ट 0 मिलते हैं आपको, उसके रिजल्ट आपको मिलते ही नहीं। ये अंतर है, ये इंपॉर्टेंस है भाव की, हाउस की, क्योंकि हाउस जब भी हम किसी भी प्लैनेट को कंसिडर करेंगे तो हमें दोनों ही चीजें देखनी पड़ेंगी कि प्लैनेट किस राशि में है और साथ में प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था हाउसेस की इंपॉर्टेंस, कि केंद्र हाउसेस होते हैं वो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं, ट्राइन हाउसेस होते हैं वो हमारी लाइफ के प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। त्रिक हाउस होते हैं 6, 8, 12, वो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, इसलिए उनको अशुभ स्थान माना गया। फिर उपाचय स्थान की बात की थी हमने 3, 6, 10, 11 कि यहाँ पर ये उपाचय मीन्स के हाउस ऑफ ग्रोथ है, कोई भी प्लैनेट वहां बैठकर रिजल्ट खराब नहीं देता है। फिर त्रिसडाय हाउस की भी बात की थी 3, 6, 11, वो नेगेटिव है फॉर अदर केंद्रास। तो सेकंड और 11th हाउस जो है वो न्यूट्रल हाउस हम लोगों ने कहे थे। तो इस तरह से हाउसेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और कहते हैं कि एक नीच का भी प्लैनेट अगर अच्छे घर में बैठ जाए, मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, तो उसके रिजल्ट आपको कम से कम 40-50% मिलेंगे। लेकिन अगर एक उच्च का प्लैनेट अगर खराब हाउस में या त्रिक हाउस में चला जाता है तो उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल 0 मिलते हैं। और इसके अलावा जो हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, बार बार भाव मध्य की जो बात कर रहे हैं, भाव मध्य का क्या मतलब है? भाव मध्य का मतलब होता है कि दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ दैट हाउस, कि उस हाउस की जो
सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी होती है, गतिविधियां होती हैं, वो उसी पॉइंट के आसपास घूमती है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई प्लैनेट मिड पॉइंट ऑफ द हाउस प्लेस्ड है, नियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द हाउस, इसका मतलब वो प्लैनेट उस हाउस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, उस हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाएगा। और अगर कोई प्लैनेट अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर है या एंड पॉइंट पर है तो वीक प्लैनेट हो जाता है उस हाउस के लिए। लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट के आसपास प्लेस्ड है तो उस हाउस के लिए वो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे ही जब हम ट्रांजिट के रिजल्ट देखते हैं, ट्रांजिट के रिजल्ट, तो गोचर में जब प्लैनेट मिड पॉइंट पर आता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है उस हाउस पर सबसे ज्यादा होता है, और जब शुरू में होता है या एंड में होता है तो उसका इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर कम होता है। तो जो भी हम कस्प की बात करेंगे, भाव मध्य की बात करेंगे या मिड पॉइंट ऑफ द हाउस बात करेंगे, तो आप सोच कर चलिए कि वो पॉइंट उस हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हाउस की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसी पॉइंट के अराउंड होती है। कि अगर कोई प्लैनेट अगर भाव मध्य पर प्लेस्ड है तो उस हाउस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, या जब कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट में भाव मध्य के ऊपर आता है तो उसका इन्फ्लुएंस उस हाउस पर सबसे ज्यादा होता है। सर एक और डाउट, हाँ जी, सर एक एग्जांपल डाउट देके पूछूं मैं समझाएंगे। सर, इधर एक डाउट पूछूं हाँ पूछिए पूछिए। सर। एक डाउट है कि मान लो कि एक सेकंड हाउस पे एक योगा हो रहा है लग्ना चार्ट के वजह से। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर आ हाँ, रहा हूँ। ओके। तो एक, हाँ वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो एक तो ये हो गया कि हाउस से शिफ्ट हुआ मिड पॉइंट ऑफ द हाउस। दूसरा यह है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी योग हैं, वो हम लोग लग्न चार्ट से ही देखते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो योग होते हैं उनका मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ जोडियक से होता है। एस्पेक्ट होते हैं वो जोडियक से ही होता है उसका मतलब। तो जो भी हम एस्पेक्ट देखेंगे, जो भी हम योग देखेंगे, वो सिर्फ लग्न चार्ट से ही देखेंगे। योग हम भाव चलित से नहीं देखते। भाव चलित का सिर्फ एक पर्पज है, सिंपल पर्पज है, जो बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्लैनेट किस हाउस में है। इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है, कि सिर्फ एक ये बताएगा कि ये प्लैनेट इस हाउस में प्लेस्ड है, इस हाउस के रिजल्ट ये देगा। तो अब आप पूछिए क्या कर रहे हैं आप। सर एग्जांपल देके सर समझाएंगे। मेरा ये डाउट ये है, जी तुम मान लो कि एक योग सेकंड हाउस में हो रहा है लग्न चार्ट के वजह से, जी। ओके। और अब हम यदि भाव चलित देखेंगे तो ऐसा होता है कि ये दोनों प्लैनेट योग फर्स्ट नहीं हाउस बने। में हो रहा है। हाँ तो यही मैंने कहा कि जो योग हम देखते हैं वो लगन चार्ट से देखते हैं, जो भी हम एस्पेक्ट देखते हैं वो लगन चार्ट से देखते हैं, जो भी हम डिविजनल चार्ट बनाते हैं वो लगन चार्ट से बनाते हैं। तो भाव चार्ट का सिर्फ एक ही पर्पज है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है, किस हाउस के रिजल्ट देगा, बस। सर इस पे बाकी एक चीजें क्वेश्चन। कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, योग है, युति है, वो सब हम लगन चार्ट से ही देखते हैं। अच्छा, सर इस तो पे ये कुछ क्वेश्चन योग था मेरा। अभिषेक जी एक मिनट। हाँ जी। अभी तो ये एक योग सेकंड हाउस में हो रहा है तो वो जी सेकंड हाउस का ही रिजल्ट देगा। हाँ बिल्कुल, अगर वो यहाँ बन रहा है मान लीजिए कोई, तो वो इसी को मानेंगे, इसी हाउस में जो है। अच्छा, योग का जहां तक सवाल है उसी हाउस में मानेंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल प्लैनेट के रिजल्ट की हम बात करेंगे तो वो हाउस अगर शिफ्ट हो जाता है तो अपने जो जहाँ शिफ्ट हुआ उसके रिजल्ट देगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, ये सर का ही कंटिन्यूशन में क्वेश्चन है। जैसे जी। अगर प्लेनेट आगे या पीछे चला जाए, हम्म। ठीक है, उस हाउस से कोई भी प्लेनेट का है, सपोज जुपिटर सेकंड हाउस में 15 डिग्री का है, जी ठीक है। अब वो पीछे आ जाता है, या क्योंकि वो अगर एक जोडियाक का देखें तो देखे 30 डिग्री की एक साइन होती है सर। जी। अब 30 डिग्री का मिड पॉइंट हो गया 15 डिग्री, जुपिटर है 15 डिग्री का, अब ये पीछे आ गया, 15 ये डिग्री पर आगे। चेंज नहीं करेगा। अगर कोई प्लैनेट 15 डिग्री पर है तो इट कैन नॉट चेंज द हाउस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, तो डिग्री कंसेप्ट फॉलो होगा क्या भाव चलित पे, कि मैक्सिमम रिजल्ट किस हाउस का देगा, पीछे का देगा कि आगे का देगा, या उस हाउस का ही देगा? ये देखिए दो पूछना था। चीजें हैं। मैंने कहा कि जो प्लैनेट शिफ्ट करते हैं वो जब भी करते हैं कि प्लैनेट या तो शुरू में हो या एंड में हो राशि के, ठीक है। राइट। तो बीच वाला तो कभी शिफ्ट नहीं कर सकता। और दूसरा यह है कि एक हाउस में दो राशियां हो सकती हैं, एक हाउस में
दो राशियां भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल सही, ऐसा है, हाँ, देखा तो है। बट हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्लैनेट है वो किस हाउस में प्लेस्ड है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड देयर इज नो अदर यूज ऑफ भाव चलित। रिजल्ट अच्छा उस बाकी हाउस पे देगा। जी, ठीक है। और बाकी हम सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, वो हम लग्न चार्ट से करेंगे। This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.